अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, हैप्पी मंडे। और मुझे कहते हैं सुहाब अफजल। मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हरमीत भी, और हमेशा की तरह हमें तजस्सुस होता है कि आज हरमीत ने क्या पहना है, किस रंग में है। तो चलते हैं जरा हरमीत की तरफ। हेलो हरमीत, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब एंड सोहाब। मुझे यकीन है आप लोगों ने बड़ी अच्छी छुट्टियां गुजारी होंगी, क्योंकि एक तो मौसम सर्दियां हो गई हैं भैया। हाँ हमारे यहाँ भी दस्तक दे दी है, और इस्लामाबाद में तो वैसे ही आज भी सुबह हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी हो रही थी। लेकिन आपने तो अलार्मिंग कलर पहना हुआ है, बहुत बेहतर बता सकते हैं। अलार्मिंग कलर पहना हुआ है, रेड रेड और भी लाल हो गए आज हरमीत। लेकिन ग्रीन सिग्नल मिल गया हमारी टीम को, यानी सेमीफाइनल में हमारी टीम चली गई है। वेरी गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल पाकिस्तानी। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान के बजाय नेदरलैंड जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मतलब हम कुछ भी सोच सकते थे कि बारिश हो जाएगी, XYZ बड़े एक्सक्यूजेस थे हमारे पास, लेकिन ये नहीं सोचा था कि नेदरलैंड शिकस्त दे देगा साउथ अफ्रीका को। अनबीटेबल टीम रही है थ्रू आउट, हमने देखा है। लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एंड क्रिकेट। और आपकी बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत ज्यादा बातें यही गर्दिश कर रही थी कि फला को वो हरा दे। मैं खुद भी था, मैंने खुद भी बात की थी कि बड़ा मुश्किल है कि भैया उससे जीतना, इससे जीतना, बारिश का होना, दुआएं रंग ले आना, पता नहीं क्या हो गया, चमत्कार हो गया भैया, चमत्कार हो गया। हाँ चमत्कार हो गया, बिल्कुल करिश्मा हो गया। और हरमीत जिस अंदाज में मतलब नेदरलैंड खेला है, ये लग रहे थे कुछ चैंपियन टीम वही है। इतना शानदार उन्होंने, यानी और एक चीज़ और जो हुई वो साउथ अफ्रीका के बारे में वो कहते हैं कि ये चोकर्स हैं। ये बहुत अच्छा खेलते खेलते जब फाइनल के करीब आते हैं ये चोक कर जाते हैं। ये पहले से इनकी शोहरत है, उन्होंने अपनी शोहरत बरकरार रखी है। अब भी यही हुआ, बेनिफिट डाउट तो हमें हुआ ना सर, हमें फायदा हुआ इस चीज का। लेकिन चलिए हम सबको क्रेडिट दे रहे हैं कि नेदरलैंड ने अच्छा खेला, साउथ अफ्रीका ने अच्छा नहीं खेला ऑल दो। लेकिन अपनी टीम की थोड़ी सी तारीफ भी इस हवाले से कर लेते हैं कि सर हमने हमेशा देखा है कि नेदरलैंड को अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो तो अच्छी टीम जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की अभी भी कल शाहिद अफरीदी का ट्वीट आया हुआ था कि काइंडली 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 अपने फॉर्म से या थोड़े अपने आप से बाबर आजम अगर निकल आए और अगर ओपनिंग जोड़ी को थोड़ा सा चेंज कर ले तो रही सही कसर सेमीफाइनल से फाइनल तक रसाई में आसान हो जाएगी। जी तो बहुत बेहतर हो, क्योंकि कल भी बांग्लादेश के खिलाफ बाबर आजम बिल्कुल अच्छा नहीं खेले, बहुत स्लो खेले, कम रन्स बनाए। और इसी तरह से रिजवान भी स्लो खेले, 32 बॉलों पे 32 रन उन्होंने किए। ये बिल्कुल ये कम से कम चैंपियंस वाली गेम नहीं है, इस गेम को ऊपर उठाना होगा। ये तो शुक्र करें ये कि हारिस जो है वो फॉर्म में आया है। हारिस नया लड़का है, उसको टीम में इंडक्ट किया गया था इसलिए कि हैदर अली परफॉर्म नहीं कर रहा था, फ़खर ज़मान अनफिट हो गया, तो उस बुनियाद के ऊपर हारिस को ला के और उसको 1 डाउन पे ऊपर खिलाया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कोई बेहतरी आई टीम के रन रेट में भी। कल भी मतलब 127 रन पे इन्होंने बांग्लादेश को आउट कर लिया था, बहुत थोड़े रन से। और इतने थोड़े रन जो हैं ये होना नहीं चाहिए था कि इस टारगेट को भी मुश्किल टारगेट बना लिया जाए, लेकिन वो टारगेट भी जाके 19वें ओवर में पाकिस्तान ने कंप्लीट किया। और उसकी बुनियाद यही थी कि हमारा आगाज अच्छा नहीं था। सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि सिर्फ 10 रन हो हमारे पास, 10 आप ओवर देखें तो ओवरऑल अब ये सिचुएशन देखें कि क्या हमने एंडिंग में ही रन्स बनाने हैं। मतलब ओपनिंग जोड़ी को अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबर आजम वो बैट्समैन है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनको माना जाता है, और उनकी हमें क्रेडिबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन 1 डाउन अगर वो आ जाते हैं, कोई चीज़ चेक कर लेते हैं थ्रू आउट सीरीज और थ्रू आउट हमने उनको भी तक ऑफ फॉर्म ही देखा है, तो कभी कभी जिंदगी में हो जाता है। इट्स ओके, आप 1 डाउन आ जाएंगे और मौका देंगे तो शायद टीम और एक्स्ट्रा परफॉर्म कर सके। सर पावर प्ले के चक्रों में हम पहले कितने और जो है वो वेस्ट कर देते हैं। ये कम से कम एक बात का अंदाजा हो रहा है कि सोहा कितने शौक से देख रही है सर मैं तो वर्ल्ड कप को। मैं कभी नहीं देखती, मैं वही सोच रहा हूँ कि जिस किस्म का वो तजिया दे रही है, और इससे पहले सोहा बिल्कुल चुप हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अपने जगराते कर करके वो ना देख रही है मैच को, और मजे का दे रही है। और अब जिस तरह उसने सोहा, जिस तरह आपने कहा कि भाई कम से कम कुर्बानी देनी चाहिए, ये बहुत बड़े तजयकार आजकल टेलीविजन पे दे रहे हैं। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है कि बाबर कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म है, और पूरे सीरीज में उन्होंने कितने रन बनाए वो भी आपको पता है। लेकिन ये दुरुस्त है कि जिस किस्म की सिचुएशन है ये जिम्मेदारी जो है ये दीगर खिलाड़ियों पर डालने के बजाय खुद भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी दोनों खिलाड़ियों को उठानी होगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा अब जरा आ जाए आगे, हमारे मैचेस हैं। हमारा मैच अब न्यूजीलैंड से, कंपैरेटिवली कमज़ोर टीम है इंग्लैंड के मुकाबले में।
इंडिया का मुकाबला होना है इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में। तो हमें मतलब अगर ज़रा सा हम अपनी गेम को उठा लें तो हमें ये मतलब अंदाज़ा होता है कि हम फाइनल तक आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। और जब गेम को उठाने वाली बात है तो उसमें वही बात आती है कि रिजवान और बाबर जमान को अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट लानी होगी। शाहीन शाह अफरीदी, बहुत अच्छी खबर ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो फॉर्म में आ गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से गेंदें की हैं, 4 विकेटें उन्होंने हासिल की, उन्होंने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया, खेलने नहीं दे रहे थे, तो बड़ा कमाल मतलब वो हो गया। और वो मैन ऑफ द मैच भी थे बांग्लादेश के मैच में। जिस तरह से बांग्लादेश को हमारी टीम ने, बाकी बॉलिंग ने भी 127 रन पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया, तो बड़ा कमाल मतलब वो हो गया। तो अगर जिस तरह से एलन है न्यूजीलैंड का ओपनिंग प्लेयर, वो बहुत फॉर्म में है इस वक्त, बहुत मारता है, उसको अगर शुरू में ही शाहीन शाह अफरीदी काबू कर लेते हैं और उसके बाद नीचे आके उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। मोहम्मद वसीम भी ठीक गेंदें कर रहा है, आखिरी ओवर में, डेथ ओवर में ख़ास तौर पे जिस तरह के वो बॉलिंग कराता है उस पर रन नहीं हो पा रहे। तो बॉलिंग हमारी बहुत शानदार जा रही है। बैटिंग में हमारे प्रॉब्लम आते हैं, बैटिंग के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें हर सूरत में ठीक करने होंगे। लेकिन सर देखिए, मैं तो क्या एनालिसिस दूं, आप जो एनालिसिस देते हैं, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट इन 3 दिनों में बोलते रहे हैं, कल सुबह 7 बजे जिसने उठ के देखना था उसने देखा, बाद में तो खैर बाद में पता लगा, वो भी मीम्स के थ्रू पता लगा। हरमीत, आपने मीम्स देखी है? एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी पाकिस्तानियों का इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है ना कि वो मीम्स देख के मैं हैरान हो गई। लेकिन चले सर, आप इतना अच्छा एनालिसिस देते हैं, प्रेडिक्ट करें जरा, इंशाल्लाह सेमीफाइनल अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, किससे हमारा मैच हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे कि इंडिया के साथ ही हमारा मैच हो। मतलब ख्वाहिश है मेरी। और अगर फिर ओए होए होए, हजार ख्वाहिश ऐसी है, ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे ख्याल, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिश। मैं कल से राहुल साहब बिल्कुल जो वीडियो गर्दिश कर रही है, और खासकर इसी मैच के हवाले से कि हिंदुस्तान के जितने भी वो सस्ते किस्म के तजयकार बैठे थे उनका तजिया देख रहा था, और फिर भाग भाग के एक जब स्टूडियो छोड़ रहा था, वो बड़े मजे का था जब पाकिस्तान जीत गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टेड होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जब मैच होता है, दोनों तरफ तमाशाई जो है वो काफ़ी एक सस्पेंस जो है वो भी होता है, गेम का मज़ा भी होता है, और पूरी दुनिया जो है उस मैच पर उसकी नज़रें होती हैं। तो और यहाँ पे भी दिल की धड़कनें जो हैं वो काफ़ी तेज़ होती हैं हम सब की। तो ये मेरी भी ख्वाहिश है कि फाइनल में टकराव अगर दोनों टीमों का होगा तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है जी, हम चलते हैं अपने रेगुलर रनडाउन की तरफ। उसके बाद हमने टॉप स्टोरीज़ के बाद आपसे डेली डोज हमारी होगी रेगुलर जिस तरह से होती है, उसकी हम बात करेंगे। और फिर अगर टाइम मिला हमें तो हम आपके साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी। नहीं तो हमारा पूरा सेगमेंट है डेली डोज के बाद, हमने उसी की तरफ जाना है। तो हम चलते हैं अपने रेगुलर रन डाउन की तरफ। रन डाउन में सबसे पहले आपको टॉप स्टोरीज बताते हैं। सो मंडे फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैपनिंग बहुत सारी हैं। तो पहले सबसे आपको पॉलिटिकल सेगमेंट में आज हम क्या डिस्कस करेंगे, लॉन्ग मार्च को डिस्कस करेंगे। अगेन आई थिंक ट्यूसडे की सर कॉल दी गई है, ट्यूसडे की कॉल उन्होंने दी है कि मैं खिताब रोजाना करूंगा, और जब रावलपिंडी पहुंच जाऊंगा तो मतलब जब मार्च वहाँ पहुंच जाएगा तो मैं भी वहाँ पहुंच जाऊंगा। तो इस पर क्या क्या सूरत हाल है, और कारकुनान आज रात से इस्लामाबाद के दाखिले और खारजी रास्ते बंद करेंगे। परवेज खटक ने ये ऐलान भी किया है। सिद्धूमर ने भी बहुत सारी ट्वीट्स आज से ना लॉन्ग मार्च शुरू हो गया ना, फिर मतलब वो तो उसको दोबारा शुरू करेंगे। शाह महमूद कुरैशी उसको लीड करेंगे। इमरान खान 10-12 दिन तक टेलीफोनिक खिताब करेंगे। टेलीफोनिक तो नहीं उसको कहना चाहिए, स्काइप वगैरह जो भी है उसको वीडियो खिताब करेंगे, वीडियो लिंक के जरिए। और फिर पिंडी से वो कहते हैं मैं ज्वाइन कर लूँगा लॉन्ग मार्च को। तो इससे कितनी अफरा तफरी फैल रही है, कितने ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। ऊपर से आदम सवाती की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने बड़ा हंगामा खड़ा किया हुआ है। ये सारी बातें हमने करनी है, हमारे साथ एनालिस्ट हमारे मौजूद होंगे, वो करेंगे। आगे क्या है जी हमारे पास? बदलता मौसम है और सर्दियाँ आ गई हैं, ठंडे ठंडे कपड़े निकाल लिए। कल रात में बहुत लेट सोई क्योंकि मैंने सारे गर्मियों के कपड़े रख दिए और सर्दियों के निकाल लिए। लेकिन भाई महंगाई बहुत हो गई है कि किन किन इलाकों में लोग किस किस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं। खासतौर पर अगर हम लंडा बाजार की बात करें तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब लोग समझते हैं कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो इन बाजारों का रुख करते हैं लोग। तो हम सर्दियों में शॉपिंग जो है वो कहाँ कहाँ से कर रहे हैं लोग, ये आपको हम बताएंगे थ्रू वन पैकेज जो कि हमने सर्दियों के हवाले से बनाया है। इसके अलावा सर साबिका पाकिस्तानी फौजी हैं और वो पाकिस्तान पहले पाकिस्तानी और पहले मुसलमान हैं जो कि सर इस वक्त मैगिल यूनिवर्सिटी के मैगिल जो है वो मैं तो बताऊं तुम्हें कि दुनिया की शानदार तरीन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें उसका शुमार होता है। कनाडा में है मौजूद ये,
और यूनिवर्सिटी बहुत ही शानदार है। तो मैगिल के पहले प्रेसिडेंट भी मुंतखब हुए, इस हवाले से मुसलमान मतलब बड़ा क्रेडिट जाता है। और मैगिल में तो दाखिला ही ऐसा है कि वो एक तरह की गारंटी होती है कि आपका फ्यूचर आसमान की बुलंदियों पे जाने वाला। बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है इनकी कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फौजी हैं, पाकिस्तानी फौजी हैं, रिटायर्ड हुए हैं, बहुत सारे मसाइल हुए इनकी टांगों के साथ, बहुत सारी इंजरीज हुई, लेकिन उसके बावजूद भी MBA करने का इन्होंने सोचा और वहीं से करने का सोचा। और बड़ी इनकी सक्सेस स्टोरी मज़ीद की इंटरेस्टिंग सी है, वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके अलावा सर हम बार बार जिक्र करेंगे T20 वर्ल्ड कप का। और अब T20 वर्ल्ड कप में हमने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी टीम्स को क्रेडिट दे दिया, लेकिन अब पाकिस्तानी टीम की क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन पर काम करने की अशद ज़रूरत है, इसको डिटेल में विदार सीनियर एनालिसिस हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा सर एडवेंचर एथलीट समर खान ने 5, 6 और 10 मीटर की चोटी को कामयाबी से सर कर लिया है। और ये इनकी पहली क्रेडिबिलिटी नहीं है, इससे पहले भी बहुत दफ़ा इन्होंने ये चीज़ें की हैं और ऑन एंड ऑफ ये खबरों का हिस्सा रहती हैं। तो आज भी हम इनकी ये जो सक्सेस है वो आपसे शेयर करेंगे और चेरिश करेंगे। सर डेली डोज की तरफ चलें सर, आप आज डेली डोज देने पहला। ठीक है, आज का सबसे पहला डेली डोज के एक हॉल में 178 लोगों ने इकट्ठे होके दुनिया में एक रिकॉर्ड बना लिया। ये रिकॉर्ड जो है ये जापान में एक ही नाम के लोग, इनका नाम है हायरोकाज़ु तानाका। ये 178 लोग इसी नाम के थे जो एक हॉल में जमा हुए। इससे पहले पाकिस्तान में, आप सॉरी बात क्या इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पर अगर अली नाम के बंदे इकट्ठे कर लो तो इससे ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, नाम के बंदे इकट्ठे कर लो तो पाकिस्तान में इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हाँ जी हरमीत, बिल्कुल। लेकिन हमने कभी इस किस्म के रिकॉर्ड की तरफ सोचा नहीं है और वहां पे कोई ना कोई ऐसी चीज करके निकाल लेते कि वो रिकॉर्ड ही बंद आ जाता है। अब देखें ना, आपकी बात दुरुस्त है कि अली का नाम निकाले तो पूरा का पूरा पाकिस्तान में एक पूरी लाइन बन जाएगी और वो यहाँ से मेरे ख्याल में जाके गिलगित में भी खत्म हो सकती। हाँ, अली और इतने अहमद हैं, बहुत सारे नाम बिल्कुल। लेकिन बहरहाल ये मार्था स्टीवर्ट थी जिसने 164 लोग इकट्ठे किए थे उस वक्त, जिस वक्त ये रिकॉर्ड तोड़ा था। उस रिकॉर्ड को जापान से तोड़ा गया है। और जैसे मैंने आपको बताया, हायरोकाज़ु तानाका ये जो है ये हॉल में इन्होंने जमा किए 178। तो जी सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक नाम के बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो ये हायरोकाज़ु तानाका नाम का जो इसी शख्स ने इकट्ठा किया था, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शुमार हो गया। लेकिन ये भी किसी टैंक का ही नाम लग रहा है सर। नाम इस तरह का है, किसी टैंक का ही नाम लग रहा है। हमारे तो नाम भी इतने छोटे छोटे होते हैं। लेकिन हरमीत आपका भी हम नाम मुझे लगता है कम ही होगा, मेरा भी हम नाम कम होता है। मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो मेरे नाम के मुश्तरक होते हैं। मेरे नाम के तो काफी लोग होते हैं, लेकिन हरमीत पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। हरमीत नाम के कितने लोग होते हैं? कितने लोगों से मिले आप सेम नेम? रोज़ साहब, आपसे मैंने 2-3 ऐसे देखे होंगे जो मुख्तलिफ हिंदुस्तानी, कुछ 1-2 जर्नलिस्ट मेरे सामने आए हैं और एक स्पोर्ट्स कोई फुटबॉलर है जो कभी मेरे सामने। बाकी आपकी बात दुरुस्त है कि मेरा नाम बहुत कम है, बड़ा यूनिक सा रखा तो यूनिक था, लेकिन अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता तो फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बट ये है कि हाँ, कम पड़ जाएंगे। सोहा का नाम भी बहुत कम मैंने देखा है, सुना है। आपका नाम तो वैसे भी क्रिकेटर हमारे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े नाम है, नाम उन्होंने कमाया, लेकिन नाम आपका ही है। तो हरमीत का नाम और ज़रा पॉपुलर होने जा रहा है। और जिस वक्त इसकी फिल्म रिलीज़ होगी, जिसके बारे में झलकियां हम पहले दिखा चुके हैं, नाम के बारे में बात भी कर चुके हैं फिल्म के नाम के हवाले से। तो फिल्म जब जैसी हरमीत की रिलीज़ होती है, बहुत सारे लोगों ने नाम रखना है। हाँ, सुपर डुपर हिट हो जानी है। मुंडा जड़ा पंजाब दा किसान दे दा नाम है। और जो गुड मॉर्निंग पब्लिक चाहता है, जो सोहा और अब्दुल रऊफ साहब के साथ शो करता है, सर हमारी भी तो पॉपुलैरिटी होगी ना। उनकी तो नहीं होगी। लेकिन हरमीत जो है वो नो डाउट की एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त की है उन्होंने और हम बड़े खुश हैं। हम लाहौर से आएंगे, जब बहुत बड़े सुपर डुपर बॉक्स ऑफिस पे हिट होगी ना आपकी मूवी, तो फिर हम लाहौर से मैं और अब्दुल रऊफ साहब मुबारकबाद देने आएंगे और फिर फैन मूवमेंट हम ऑटोग्राफ दे देंगे ना आप हमें। हमें तो सबसे पहले देगा, जाहिर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जी, खिलौने ट्रकों से क्या बनाने वाला जी? ये मोज़ैक बनाने का गिनीज बुक का आलमी रिकॉर्ड। ये एक और आलमी रिकॉर्ड है जो मोज़ैक बनाने का है मिनी ट्रकों से, खिलौने ट्रकों से। बच्चों खेलने वाले जो ट्रक्स है ना, उन्होंने ये इससे बनाया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि सारे ट्रक्स जो हैं वो बच्चों को हम डोनेट कर देंगे। लेकिन ये सब बड़ा ह्यूज लग रहा है। सी उफ, कितने ज्यादा हैं ये देखने में। इनकी तादाद जो है तादाद इनकी कितनी है जी? 10,005 ये छोटे छोटे ट्रक्स हैं, खिलौने ट्रक्स जिन्हें कहा जाता है ना। तो ये खिलौने बेसिकली, और इससे उन्होंने बनाया और बड़ा तो देखने में लग रहा है कीड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे, है ना। हाँ
हरमीत क्या क्या जतन करते हैं लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए, है ना हरमीत? वाकई मैं यही सोच रहा हूँ कि कितने वो स्ट्रगल करनी पड़ती है और उसके बाद कहीं ना कहीं अपना नाम ले पाना पड़ता है। और शौक की बात है, वो सोहा जिस तरह कह रही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पाकिस्तान में बड़े आसानी से हो सकती हैं, लेकिन हमारे लोगों का ध्यान इस तरफ बहुत ज़्यादा कम है। फारग टाइम हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इस तरफ की चीज़ों की तरफ हम ध्यान देना नहीं चाह रहे, वरना बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वैसे भी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है वो खूबसूरत ट्रक कार्ड जो है हमारा, वो इकट्ठे करके ट्रकों की लाइन बनाई जाए तो पता चले हमारा वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि इतने खूबसूरत ट्रक कार्ड के नमूने इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में तो ये रिकॉर्ड बनाया जा सकता है हरमीत। लेकिन सर बात सिर्फ आइडियाज़ की है, इम्प्लीमेंटेशन की है और फिर सोच की है। मतलब पता नहीं कितने कैसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि बाहर वाले बना चुके हैं, बाहर जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान में बड़े इजीली हम बना सकते हैं। जैसे अभी नामों का रिकॉर्ड था, मैंने आपसे कहा वो बना सकते हैं। ट्रक आर्ट के बारे में अगर देखा जाए तो सिर्फ आम एक लेमैन जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो कितना अच्छा ट्रक आर्ट करता है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो अक्सर औकात पेंटिंग्स कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे शाहीन बना रहे होते हैं। बाजू का तो अब जो इलामा इकबाल के शाहीन है, मतलब इंसान को ही स्केच कर रहे होते हैं, तो दे आर वेरी आर्टिस्टिक, बड़ा आर्ट है उनके पास। लेकिन हम सोचते नहीं है, आइडियाज़ थोड़े कम है। आगे क्या है जी? दुनिया की तवील अलकामत खातून जिसका नाम है रुमैसा, जिसके पास पहले मोस्ट हाइटेड टीनेजर का खिताब भी था 2014 में, लेकिन अब वो सर अब मतलब ज़्यादा टीनेज से निकल गई हैं तो उन्हें खातून का दर्जा मिल गया है। तो दुनिया की तवील अलकामत खातून जो है पहली दफ़ा उन्होंने टर्किश एयरलाइन के थ्रू प्लेन में सफ़र किया एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड। और कितनी लंबी है ये? 7 फुट से भी ज़्यादा लंबी है। और इसके लिए ख़ास तौर पे वो जो टर्किश एयरलाइन है तुर्किया की, उसने इसके लिए 6 सीटों को निकाल के एक स्ट्रेचर रखा वहाँ पे, उसके अंदर इसको सफ़र करवाया और इसको भी अवार्ड मिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। आज हमने सारे रिकॉर्ड वाले काम आपके मतलब आपको बता रहे हैं। 7 फुट बड़ी हाइट होती है। हरमीत आपकी हाइट कितनी है? अबे लाजमी बताना है मुझे टीवी पे? नहीं साहब, मेरे ख्याल से कोई 6 फुट तो होगी, माशाल्लाह ऊंचे लंबे जवान है। लेकिन ये देखिए ये बहुत ज्यादा है। मैं 5'9" का हूं लेकिन ये बहुत ज्यादा है। ये तो 7 लाइक। और खातून की इतनी हाइट होना सर वैसे ही आपको पता है, मतलब आप देखिए वो व्हील चेयर में बैठी हुई है और जो प्लेन में उनके लिए सीट बनाई गई थी वो भी जैसे अब्दुल रऊफ साहब बता रहे हैं कि 3 सीट्स को मिला के बनाया है। और उसने कहा कि जी मेरा ये पहला और आखिरी सफर नहीं है, मैं दोबारा भी ट्रैवल करना चाहती हूँ। लेकिन सर एक लंबी जिंदगी गुजारने के बाद आज उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है। हाँ, दोबारा तकलीफ देगी, बिल्कुल बिल्कुल। वो सारी बात है, ये सीट को इकट्ठा करना फिर वहाँ पे बिठाना बड़ा मुश्किल काम है हमले के लिए। लेकिन बहरहाल ही बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने रिकॉर्ड तो बना दिया, कुछ ना किया कुछ करके ही रिकॉर्ड बना दिया भाई। हाँ। उनके लिए घर में कितना मुश्किल होता है। प्लेन में तो चलो बंदा साल में एक दफा 2 सालों में एक दफा ट्रैवल करता है, घर के दरवाजे कैसे होंगे? 7 फुट की अगर आपकी हाइट हो, 7 फीट और ये 0.7 इंच, तो आप ये देखें कि आप घर में कैसे सोते होंगे, उठते कैसे होते होंगे, आपका जो डाइनिंग टेबल होगा वो कैसा होगा और आपके घर के दरवाजे कितने ऊंचे होंगे सर, इमेजिन। ये पूरा एक सवालात का वाकई सोहा ने मतलब वो एक खोल दिया है। उसकी वजह यह है कि हमने कम अज़ कम ये अभी नहीं सोचा था कि घर में उसके किस तरह के मामलात हो गए। इस बेचारी को चलने फिरने में भी दुश्वारी है, तो वो चलने फिरने के लिए क्या मामलात हो गए। ये चूँकि व्हील चेयर के ऊपर आती जाती है तो तवील कामत होने का मतलब ये है कि उसको मसाइल भी बहुत सारे हैं। हाँ, मसाइल भी बहुत सारे हैं, तो इसका बहरहाल मुकाबला करवाना चाहिए। दुनिया का तवील कामत जो मर्द होगा वो कितना होगा, वो मेरे अपने हिसाब से 8 फुट से भी ज़्यादा है। वो जो मतलब इस वक्त शायद अफ्रीका का एक शहरी है जो 8 फुट से भी ज़्यादा तवील है। हमारे पाकिस्तान में भी रहा है एक तवील कामत, पता नहीं क्या नाम था उसका, सिंध से उसका ताल्लुक था, तो वो भी बहुत लंबा था। चन्ना था सर। हाँ जी, एक तो आलम चन्ना था बिल्कुल, उसके अलावा भी रहे हैं बहुत। तो चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। ये मैं जाने से पहले बता दूं कि बेसिकली इसको तो कोई सिंड्रोम है, ये एक बीमारी है जिसमें आपका कद मुसलसल बढ़ता चला जाता है। और इस वक्त जो है, अगर हम पहले, इनके पास एक और रिकॉर्ड भी है सर, ये टीनेजर जो है ना, मतलब टॉलेस्ट टीनेजर का भी खिताब इनके पास था, अब तो वो खातून बन गई हैं।
तो ये दो खिताब इनके पास है। ऑल दो कद ऊंचा होना चाहिए लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर। सहाफी डकैतियों की रिपोर्टिंग करते हुए खुद ही लुट गए, और किसने लूटा उनको वो हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। एक इलाका ऐसा है जहाँ पर वो काफ़ी डकैतियाँ और चोरियाँ हो रही थी। जब वो रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ पहुंचे, न्यूज़कास्टर ने उनसे सवाल किया, बताएं जी यहाँ पर चोर कहाँ कहाँ पे, उनके लिए क्या क्या सदेबाप हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं। तो जी पास से एक तोता आया और उनके कान से एयरपोर्ट निकाला और उड़ता बना, भाई उसने भी चोरी कर ली। चिली 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 से इनका ताल्लुक है। अच्छा, मैं ये सोचा कि पीछे कोई पहुंचा होगा, लेकिन ये तोते ने कमाल कर दिया भाई, सारे ही वहां पे चोर है। ऐसा लग रहा है पूरा इलाका ऐसा बना हुआ है जहाँ पे परिंदे भी किसी न किसी चोरी में मुलविस पाए जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप चोरानू पै गए मोर, तो कहते हैं ना चोरानू पै गए मोर, तो यहाँ चोरों को पड़ गया तोता। तो बहरहाल वो ये है कि चिली में ये सहाफ़ी है जो रिपोर्ट कर रहा था, जैसे सोहा ने बताया, डकैतियों और चोरियों के हवाले से तोता साहब इनको पड़ गया और वो लेके उड़ गए। बाद में जाके उसने गिरा दिया था एयरपोर्ट इनका जो है वो, तो ये बचत हो गई इनकी। लेकिन लाइव ऐसी चीजें हो ना बड़ी हैपनिंग लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती है ना। हाँ तो हमने देखा है बहुत सारे ऐसे, वो एक बच्चे की वीडियो बहुत वायरल हुई थी जो कि रोता हुआ कमरे में आ गया, वो बहुत वायरल हुआ था। फिर हमने जियो न्यूज़ पर भी देखा था, वहाँ पे भी इस तरह काफ़ी हैपनिंग्स होती रहती हैं। तो भाई लाइफ का हुस्न होता है इस तरह की कैंडिड चीज़ें होना। So हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। क्विक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ जी, क्विक ब्रेक वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि हमने शो के शुरू में बात की थी कि इमरान खान ने ऐलान किया है कि लॉन्ग मार्च कल से दोबारा शुरू हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में अलबत्ता परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि आज से जो इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये कितना नुकसानदेह है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, और इमरान खान लॉन्ग मार्च में क्या वो कुछ हासिल कर पाएंगे जो पहले वो अचीव करने में कुछ नाकाम नज़र आ रहे थे। क्राउड इतना ज़्यादा नहीं जा रहा था। अब ख़ासतौर पर इमरान खान जब क्राउड के साथ नहीं होंगे लॉन्ग मार्च में और शाह महमूद कुरैशी लीड कर रहे होंगे और इमरान खान के सिर्फ खिताबात होंगे वीडियो लिंक के ज़रिए, वो कितनी पजीराई मिलेगी। एक तो ये बात करनी है हमने। दूसरे इस हवाले से भी बात कुछ करेंगे कि आज़म सवाती के बयान ने जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है, जो मसाइल पैदा कर दिए हैं, उन मसाइल का हल क्या हो, उससे कैसे निकला जाए। इमरान खान के हवाले से ये भी बात है कि FIR 4 दिन हो गए अभी तक दर्ज नहीं हो पा रही। इमरान खान बज़िद हैं 3 नामों को FIR में दर्ज करवाने के लिए, और पंजाब हुकूमत भी परवेज़ इलाही के बारे में कहा जा रहा है वो भी रिलक्टेंट है कि इस तरह से नाम दर्ज ना करवाए जाएँ तो बेहतर है। इसका हल क्या निकलेगा, ये सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। आमिर खाकवानी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आमिर। भाई कैसे आमिर? ठीक ठाक? बिल्कुल जी, अल्लाह के शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मेरे ख्याल में यहीं से शुरू कर लें कि इमरान खान जो बज़िद हैं कि 3 नाम FIR में दर्ज करवाए जाएँ, और इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने FIR दर्ज करवाने के लिए सूबाई हुकूमत को लिखा है कि जैसे वाक़यात हुए हैं उसके मुताबिक FIR दर्ज की जाए। पुलिस के ऊपर डबल प्रेशर है, एक वफाकी हुकूमत की तरफ से, एक इमरान खान की तरफ से। इसमें कोई रास्ता आपको नज़र आता है क्या होगा, या ये मसाइल बढ़ते ही चले जाएंगे? देखिए रहू भाई, असूली तौर पे तो FIR मुतासरा अफरीक का ज़हर है, उसका ही हक होता है। वो ज़हर उससे मुतासर हुआ होता है, कोई जख्मी हुआ है, किसी पे हमला हुआ है, या वही FIR उसका बनता है। लेकिन खान साहब ने अब जो नाम लिखे हैं ये वही गलती मेरे हिसाब से जो सानिया मॉडल टाउन के बाद आपको याद होगा तहरुल कादिर साहब ने धरना वो मार्च, और उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ को डाले और नवाज शरीफ को डाले, वज़ीर आज़म को, चीफ मिनिस्टर को, तो वो उसी तरह के ही वह है। उससे कोई फायदा तो कोई होता है नहीं उसका। तो मेरा ख्याल है मतलब खान साहब को थोड़ी सी कोई लचक मसला पैदा कर लेनी चाहिए थी। अच्छा, एक देखें इसमें एक और पॉइंट है जिस ज्यादा बात नहीं हो रही। कानून के मुताबिक, बल्कि कह लें कि आइन के मुताबिक ही मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अदालत के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है, तो अदालत के बाद ही रिमांड मिलता है। मेरा ख्याल अभी तक वो भी नहीं हुआ। 4 दिन गुजर गए हैं, उसको 24 घंटों के अंदर, ये तो एक यानी बिल्कुल जैसे है ना एक तरह का मुकद्दस ज़ाब्ता है, बिल्कुल यानी हर हाल में पेश किया जाता है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर दूसरा ये होता है कि जी अच्छा, दूसरा फिर ये भी होता है कि बाज़ औक़ात FIR पुलिस अपनी तरफ से भी दर्ज कर देती है।
जो वाकया हुआ है, जो उसकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो तो दर्ज होनी चाहिए ना। अगर इमरान खान की मर्जी की नहीं हो रही तो चलो जो वाकया हुआ है उसके मुनासिबत से कुछ होना तो चाहिए, कोई कानून की पाबंदी, कुछ तो पाबंदी हो ना। वो वैसे वाकई ये एक अजीब सा बुरान पैदा हो गया। खान साहब भी अपने उससे नामों से नहीं हट रहे, और वो और गैर उसी प्रेशर की वजह से पुलिस वो भी नहीं कर रही दर्ज, इनका मतलब यानी अपने तौर पे भी नहीं दर्ज कर रही, इनकी भी दर्ज नहीं कर रही रिपोर्ट। तो एक अजीब सा है। तो कानून की कोई तो पाबंदी होनी चाहिए ना, कुछ तो मामला हो आगे बढ़े। कहिएगा कि कानून की पाबंदी के अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए तो अब्दुल रऊफ साहब ने शुरू में इस चीज़ का जिक्र किया कि कोई इसमें दो राय नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने हमेशा उसको बहुत कैच की है, लेकिन अभी उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद ज़्यादा वेट नहीं किया। हमने देखा कि 2 दिन उन्होंने एहतजाज की कॉल दी और लोग अपने घरों से बाहर निकले, मतलब इस एक्टिविटी को उन्होंने कैरी ऑन रखा। अब दोबारा से री-कॉल दी है उन्होंने, और वो खुद तो नहीं आएंगे, वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे या शाह महमूद कुरैशी जो है वो लीड करेंगे। तो आप देखते हैं कि क्राउड पर फर्क पड़ेगा और ये मार्च जो है फिर दोबारा से इफेक्ट होगा। देखिए मार्च तो ज़ाहिर है अब उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है, ये कह रहे हैं तो हो जाएगा शुरू, लेकिन क्राउड को फर्क यकीनन पड़ेगा, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग इमरान खान को देखने आते हैं। इमरान खान नहीं होंगे तो वो फैक्टर तो मिसिंग होगा, लेकिन बहरहाल ये है कि इनके पास ज़ाहिर है पूरी एक पार्टी तो है ना, और मतलब इनके पास रुकावट भी कोई नहीं है हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से। तो मार्च तो चलता रहेगा। वैसे इमरान खान साहब ना बिल्कुल एक जिसका कहते हैं ऑल आउट वार पे जा चुके हैं और बहुत फंस गए हैं चीजों में, और अपने आप को मजीद फंसाते जा रहे हैं। वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाते जा रहे हैं। हालांकि इसमें इससे एक तरह का उनको एक सेफ एग्जिट मिल गया था। इस हमले के बाद एक अफसोसनाक वाकया हुआ था, लेकिन बहरहाल बाद वाकयात से नए रास्ते खुल जाते हैं। तो उनके लिए एक मौका था कि चले कुछ पहले उन्होंने कहा भी कि मैं ठीक होऊंगा फिर दोबारा करूंगा, कॉल दूंगा, तो उसमें उनके पास वक्त था, कुछ दिनों का, कुछ टाइम का, अपनी मर्जी से चीजें कर सकते थे। लेकिन अभी फिर दोबारा ब्रांग मार से करके फिर इस्लामाबाद इन्होंने कहा मैं जाऊंगा, तो अगर वो जाते हैं वो एक मतलब मैं सही अंदाजा समझ नहीं आ रही कि वो क्या उनके पास किस बेस पे वो कैलकुलेट कर रहे हैं, उनके पास क्या इतलात हैं, चीजें, क्योंकि बज़ाहिर तो वो चीजें सारी इनके खिलाफ है, अगेंस्ट है। इस्लामाबाद में जो हालात हैं, पिंडी इस्लामाबाद दोनों के, वो बिल्कुल हुकूमत भी और एस्टेब्लिशमेंट का रवैया भी सारे बिल्कुल इसके अगेंस्ट चीजें इनके हक में है नहीं। तो इतना बड़ा ये जुआ खेल रहे हैं। FIR पे भी इतना ज्यादा इसरार किया है इन्होंने, तो अपने रास्ते इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, या गुस्से में है, या फ्रस्ट्रेशन है, या फिर ये सोची समझी इनकी प्लानिंग है कि इनको लगता है कि इस तरह करके बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे जाके शायद अपनी कोई रियायत ली जा सकती है। वो अब उनकी असेसमेंट कितनी ठीक निकलती है वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल चीजें उनके लिए मुश्किल हो रही हैं और अपने आप को मजीद फंसा रहे हैं, और ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ से वापसी का रास्ता, सियासी रास्ता वापसी का आसान नहीं है। जी हरमीत। अच्छा सर, आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि वाकई में वो अपने आप को मुश्किलात में फंसा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमने देखा सोशल मीडिया पे और कुछ ऐसे तजर्बाकार जिन्होंने कोशिश की इस हादसे को एक अलग रंग देने की, कि खान साहब ने फेस सेविंग के लिए सारा कुछ खुद से कराया, कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही थी। लेकिन अब अगर हम देखें सर, शाह महमूद कुरैशी का जिक्र हम कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को करेंगे, लीड करेंगे, लेकिन आगे जाके मुश्किलात आपने जिस तरह फरमाया एक तो बढ़ेंगी, लेकिन खान साहब के पास तो और कोई कार्ड भी नहीं है, एक ही कार्ड है, अगर वो खेलना चाहे उसमें भी वो मुश्किल में फंस सकते हैं कि तमाम तरह असम्बलियों को जो है वो तहलील करें। सिंध असम्बली जो है बलूचिस्तान है, वफाक है, अगर वो ना करे तो फिर भी वो मसला बन सकता है। तो एक ही कार्ड है, अब इसको किस तरीके से कामयाबी से, क्योंकि अब तो आपकी बात है कि हर तरफ से एस्टैब्लिशमेंट से लेकर हुकूमत, हर तरफ मुखालिफिन का जो की तादाद है वो बढ़ रही है। जी देखिए इमरान, मुझे तो ये लग रहा है कि इनके पास कार्ड कोई ज्यादा नहीं बचे। ये वही उस तरह की ही गलती कर रहे हैं जो 2014 में इन्होंने की थी। अब इनको लगता है कि इनके पास शायद अवामी ताकत ज्यादा है, ये लाखों लोग जमा कर लेंगे, और उस वक्त पंजाब को उस वक्त भी खैर हुकूमत ने नहीं रोका था जब 2014 में इन्होंने धरना किया था अगस्त में। तो अब उनको लगता है पंजाब और KP की हुकूमतें इनके पास हैं, तो ये ज्यादा लोग इकट्ठे कर लेंगे, और ज्यादा लोग इकट्ठे करने से फर्क पड़ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा लोग इकट्ठे करने से इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। ये है कि अगर आप 2-1 लाख लोग इस्लामाबाद जमा करते हैं तो ज़ाहिर है चीजें बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन जो उससे अगर क्याओस फैलेगा और चीजें फैलेंगी, वो खान साहब के लिए लॉन्ग टर्म भी ठीक नहीं है। और वो रास्ते अपने फिर जिनका लबो लहजा जितना सख्त हो गया है, जिस किस्म के उन्होंने डायरेक्ट इल्जामात लगाए हैं, मेरा ख्याल है उससे बचना चाहिए था। उसको इतना ज्यादा पता नहीं, अब इनकी जो हॉक्स हैं लगता है पार्टी में वो डोमिनेट कर गए हैं। इनके साथ मशवरे देने वाले लोगों में ऐसे लोग हैं जो ज्यादा बहुत अग्रेसिव खेल रहे हैं, और वो जरा कोई जो समझदार जहादीजा लोग हैं वो लगता है जरा पीछे चले गए हैं। वैसे भी तहरीक इंसाफ में जरा ऐसे लोग कम हैं जो मैच्योर हों और तजुर्बाकार,
फिरोज खट्टक की तरह के सियासतदान कम है जरा। तो लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब ने पता नहीं अब उनके पास क्या उधर है, एक बड़े लीडर हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन के भी बहुत सारे जराए हैं, खुद हुकूमतों के अंदर भी लोग उनको उनके हमदर्द होंगे, कोई ना कोई इनको इतला दे या देने वाले, तो अपने हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया है। लेकिन बड़ा ही रिस्की डेंजरस खेल खेल रहे हैं बहुत, एडवेंचर में तो ये एडवेंचर लग रहा है। यदि जो उनका ये कार्ड है उसे एडवेंचर कहा जा सकता है, और आपको पता है एडवेंचर हमेशा रिस्की होता है, उसके साथ नेगेटिविटी भी शामिल होती है थोड़ी। बिल्कुल। आमिर, ये बताओ कि पंजाब में तो जो सूरत हाल है वो हमारे सामने ही है कि कितना कामयाब या कितना नाकाम हुआ है ये लॉन्ग मार्च। लेकिन अब अगर खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से परवेज़ खट्टक कह रहे हैं कि हम दाखिली और ख़ारजी रास्ते तमाम बंद कर देंगे इस्लामाबाद के, ज़ाहिर है वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कह रहे हैं। इसी तरह से वहाँ से जो ख़बरें हैं कि बड़े मुसल्लह जत्थे वहाँ से आके लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे, वो लड़ाई के मूड में नज़र आते हैं, इसका कितना ज़्यादा असर पड़ेगा? देखिए रघु भाई, मेरा वैसे ख्याल है कि जत्थे वैसे कोई नहीं आने। परवेज खट्टक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है, मेरे ख्याल है पंजाब वालों से भी ज्यादा। वो चौधरी परवेज अली से कम नहीं है, अपनी वो प्रैक्टिकल और वही तो पुराने सियासतदान है, और ना के पी हुकूमत गौर राज लगवाने का रिस्क लेगी। ये अलबत्ता करेंगे, इनकी स्ट्रेटेजी यही है कि रास्ते बंद कर दें। इस दफा भी वहां पे केपी से भी रास्ते बंद कर देंगे, यहाँ पंजाब से भी आप देखिएगा फैजाबाद बंद करने की कोशिश करेंगे। इनको स्ट्रेटेजी यही है कि इस्लामाबाद के सारे रास्ते बंद कर दें, वहां पूरा एक जैसा कहते हैं ना चौक हो जाएगा पूरा कैपिटल भी, और फिर मोटरवे बंद कर दें, जीटी रोड बंद कर दें, तो बुरहान तो पैदा हो जाता है ना। और वो पैदा सड़कें, राब्ता सड़कों को बंद करने के लिए तो बहुत बड़ा क्राउड ही चाहिए होता है, 5-10 हज़ार लोग काफी होते हैं। जीटी रोड पे तो आप देखें, आप जानते ही हैं कि 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग भी अगर आ जाए तो वो बंद हो जाएगी। मोटरवे बंद करना कौन सा मुश्किल काम है? तो वो इतने लोग तो इनके पास इकट्ठे होंगे, लोग करेंगे इकट्ठे, ज़ाहिर है पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में घुसने से ज्यादा ये कोशिश करेंगे उसको बंद करके बुरहान पैदा किया जाए इंतजामिया के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद में अंदर एंटर हुए बगैर तो उन्हें पता है कि भी एंटर होंगे तो फिर उनको टकराव पड़ेगा इस्लामाबाद पुलिस से भी, शायद रेंजर से भी हो या कोई और बुरहान पैदा हो। उससे पहले वो रास्ते बंद करके, लेकिन उससे देखें रास्ते बंद होने से हुकूमत को क्या तकलीफ होनी है? तकलीफ आवाम को होनी है ना, जिसने केपी से लोगों ने आना है इस्लामाबाद अपने काम काज के लिए, बाज़ लोग इलाज मालजे के लिए आते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, तो वो उन सब का बुरहान पैदा होगा ना, यानी निशाना अवाम बनेगी। तो पॉलिटिकल लीडरों को अवाम को निशाना बनाने से गुरेज करना चाहिए। मेरे तो ख्याल में अवाम ही उनकी असल ताकत है ना। बिल्कुल ठीक है सर, ये जो डेवलपमेंट हो रही है सियासत में, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारी हर रोज़ एक नई चीज़ और एक नया चैप्टर खुल जाता है। आज़म सवाती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर बहुत सारे सवाल बहुत सारी चीज़ों पर खड़े हो गए हैं, आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? देखिए मेरा ख्याल है, देखिए दो चीजें तो क्लियर है ना। एक तो हमें आज़म सवाती साहब पे ज़हर उस पर शक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह उन्होंने बड़े रिकत अंगेज अंदाज में रोए और जिस तरह किया वो बेबसी उस तरह हुआ होगा। यानी ये तो एक अमरे वाकिया मुझे लगता है कि है कि उनको वीडियो भेजी गई। अब वो वीडियो गलत थी, जाली थी, इससे कभी इम्कान आते हैं कि इस तरह की जाली हो, ये वीडियो यानी बनी ना हो, डीपफेक टेक्नोलॉजी के जरिए जो भी हो। लेकिन बहरहाल उस बंदे को तो हर्ट हुआ ना, उनकी जो उन्होंने बताया है कि उनकी अहलिया को इस तरह की एक काबिल एतराज और इस तरह की फजूल वीडियो मिले, तो वो बेचारी तो हर्ट होंगी ना, क्योंकि अब ज़ाहिर है ख्वातीन को या बहुत से लोग जो घर बैठी ख्वातीन को तो नहीं अंदाजा ना कि चेहरा लगा के क्या टेक्नोलॉजी है या क्या चीजें हैं। तो वो जिस बंदे ने, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया है, उनको तो पकड़ना चाहिए ना। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है। FIA साइबर क्राइम सेल वगैरह के पास ये पहुंच जाते हैं, ये कहाँ से भेजा गया, किस कंप्यूटर से भेजा गया या किस मोबाइल से, फोन से, या जहाँ जो भी एक सिस्टम है जहाँ से आई वो चीजें। तो जिन्होंने वो किया है, एक तो ये है ना कि जो आज़म सवाती का जो इल्जाम है कि भाई ये इस तरह वीडियो बनाई गई, मैं वो ठहरा, वो तो एक ज्यादा संगीन और बड़ा इल्जाम है, उस पर तो ज़ाहिर ज्यादा बड़े लेवल की तहकीकात होनी चाहिए ना अगर वो हो। लेकिन जिस तरह लग रहा है कि भाई ये वीडियो नहीं है, असली नहीं है, और इसका मतलब है वो उस तरह नहीं बनाई गई उस रास्ता उस फॉरम में जहाँ ये ठहरे, तो ये वैसे किसी ने जल्दसाजी करके इनको सिर्फ ज़हनी अजियत पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए दी गई, तो उसमें जरा मतलब इसकी शिद्दत थोड़ी सी कम हो जाती है। यानी ये कि उसके लोग इतने ताकतवर नहीं है ऐसा करने वाले, वो तो कोई लड़का भी, कोई हैकर भी, कोई भी कर सकता है इस तरह का, लेकिन उन लोगों को पकड़ना जरूर चाहिए। तो इस मामले की भारत तहकीकात होनी चाहिए, और जिन लोगों ने तकलीफ पहुंचाई है, एक सेंटर हैं और सियासतदान हैं और ये बुजुर्ग आदमी हैं, एज के लिहाज से 70-75 साल के हैं, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। और ये हुकूमत को ही फायदा है सबसे ज्यादा कि उसको ट्रांसपेरेंट हो, इस मामले को ट्रांसपेरेंट रखा जाए और फौरी तौर पर हो, ताकि आइंदा कोई एक देखे ना। जैसे एक फैक्टर ये भी है
किसी ने हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट वगैरह को बदनाम करने की कोशिश भी की हो मुमकिन है। तो जब वो लोग पकड़े जाएंगे जो जिम्मेदारान है, तो उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, ये जो सिलसिला चल पड़ा है, ये कम से कम इस किस्म की वीडियोस आने का या धमकाने का या ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला चल पड़ा है हमारे मुल्क में, से कबल भी कुछ वीडियोस आई थी काबिल एतराज़, और कुछ की धमकी भी दी जा रही थी। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ जो है वो भी मुंसलिक करने की कोशिश की जा रही थी कि वीडियो आने वाली या बनाई गई इस किस्म की। ये इसके हवाले से आप नहीं समझते कि पॉलिटिशियन जो हैं इस पर उनको स्टैंड लेना होगा, वरना जो आपकी घर की जो ज़ाती जो लाइफ है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन पॉलिटिक्स से उनको इतनी खबर नहीं होती, जिस तरह आपने फरमाया, इस किस्म की लाइफ जो है वो कितने ख़तरे में पड़ जाती है, घर का माहौल कितना डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चे उसके फैमिली कितनी डिस्टर्ब हो जाती है। आप नहीं समझते कि एक स्टैंड लेना चाहिए पॉलिटिशियन को, बगैर इसको देखे कि उसका ताल्लुक किसी और पार्टी से है? अच्छा, वो अनफॉर्चुनेटली हरमीत आपकी ना आवाज तो टेक्निकल है, मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया। अगर रहू भाई मुझे एक जरा दोहरा दे तो मैं अभी इसका जवाब दे देता हूँ। हाँ, वो ये कह रहे हैं, हरमीत का ये कहना है कि पॉलिटिशियंस को चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, आपके ख्याल में स्टैंड ही लेना चाहिए इस तरह की वीडियोस जो आ रही हैं पूरे सियासतदानों को बदनाम करने के लिए? बिल्कुल सही है जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनका खोकर साहब का, मुस्तफा खोकर साहब ने बहुत अच्छा, उनके मैंने ट्वीट देखे, बहुत स्ट्रांग उन्होंने किया। और ये सेनेट देखो, वैसे तो पूरी पार्लियामेंट को करना चाहिए, लेकिन सेनेट जिसके वो रुकन है, सेनेटर्स को स्टैंड लेना चाहिए और बहुत सख्ती से मजबूती स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, जो भी इस किस्म की घटिया हरकतें कर रहा है उस निशान कोई भी बन सकता है, और उससे कोई यानी ये एज से तो इसका ताल्लुक ही नहीं है ना, किसी को भी ये इस तरह का हरकत तो किसी को भेजी जा सकती है। तो उसके लिए बिल्कुल उनको स्टैंड लेना चाहिए, सियासतदानों को, पर हम सब लोगों को। देखिए, सिविल सोसाइटी का ये सिविल लिबर्टीज और सिविल राइट्स और इन सब का मसला है, हम सबको ये बात उठानी चाहिए। और उसको उठाने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो बात कर रहे हैं उस बेचारे को पहले उस पर शक या उस पर इल्जाम करके उसको रिडिक्यूल ना करें, उसका मजाक ना उड़ाएं। ये तो और ज्यादा अजियतनाक बात हो जाती है। एक बंदे के साथ पहले तकलीफ तुम कर रहे हैं, ऊपर से कहे नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ड्रामा कर रहे हो। भाई जो बंदे ने बात की है वो क्यों करेगा, उसके साथ हुआ है तो उसने ये है। ऐसे कौन अपनी बीवी के बारे में बात करता है, जो अपने घर के मामले में एक बहुत ही प्राइवेट बात है ना, जब बहुत ही तकलीफ से मामला होता है तभी इस मामले को बंदा पब्लिक में लेके आएगा। ये तो एक शरीफ आदमी है, वो आज तक कभी उसने इस तरह की तो कभी हुई नहीं ना उनसे बात हुई। एक तो है ना कि कोई गैर जिम्मेदार सा बंदा हो। तो मेरा ख्याल है सबको स्टैंड, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पॉलिटिशियंस को खास तौर पे, सेनेटर्स को बिलखसूस, और बल्कि ओवरऑल पूरी हमारे पाकिस्तान को, सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को, हुकूमत में जो वज़रा हैं, हुकूमती लोग, उनको भी इस पर जल्दी काम करना चाहिए। और कल प्राइम मिनिस्टर साहब को वैसे अच्छा था, उन्होंने उस दिन बात की कि ये उसके लिए कमीशन के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है फुल कोर्ट कमीशन की बात कहना ऐसे लगता है कि काम ना करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के 16 साना जज जो सारे हैं वो अपने तमाम काम छोड़ के एक बन के बैठ जाए, उसके बजाय चीफ जस्टिस देखें, चीफ जस्टिस साहब पे एतमाद है। ये सबसे अच्छी बात ये है, चीफ जस्टिस साहब की हुकूमत को भी एतमाद है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे इमरान खान को भी एतमाद है। तो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बन जाए, सीनियर मोस्ट जजेस 3 बन जाए, उसका वो प्रोब करें इन मामला सबका, इस हमले को भी कर लें और वो भी चीजें कर लें। तो एक अच्छी बात ये है कि कोई बंदा तो ऐसा इस मुल्क में है जिसमें सबके इत्तेफाक राय है, हुकूमत का भी, अपोजिशन का भी। तो इससे भी फायदा उठाना चाहिए और बुरहान के हल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब की मदद लेनी चाहिए मेरा ख्याल। बहुत मेहरबानी आमिर, थैंक यू। आमिर ने बात की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक कमेटी बनानी चाहिए, खुद एक्शन लेना चाहिए। और इस वक्त कम अज़ कम अच्छी बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, इवन इमरान खान का एतमाद है चीफ जस्टिस के ऊपर। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जैसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली सर्दियां आ नहीं रही, सर्दियां आ चुकी हैं, लेकिन सर आजकल ना इंस्टाग्राम पे एक नया बड़ा ट्रेंड चला हुआ है प्री लव ड्रेसेस का। जो प्री लव ड्रेसेस होते हैं ऑब्वियसली वो यूज्ड होते हैं, जैसे आम जुबान में या आम लोगों की जुबान में हम कहते हैं कि लंडा बाजार में लोग जाएं तो बड़ी तादाद में आपको ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, जो कि सर्दियों के खास तौर पर बड़ी तादाद में लोग खरीदने जाते हैं। तो सर्दियां आ गई हैं और सवात के इलाके में आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज़ में कंपैरेटिवली ज़्यादा सर्दी होती है। तो वहाँ पर अब क्या सिचुएशन है, कहाँ पर बाजार ऐसे एक्टिव हुई, बड़ी तादाद में लोग जाके वहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक रिपोर्ट बनाई है, वो इनको दिखाते हैं। और वो लोग जो हैं वो एतराज़ क्या कर रहे हैं, वो शिकायत क्या कर रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताते हैं। लोग ये कह रहे हैं महंगाई बहुत है और इवन लंडा बाजार में कपड़े खरीदना मुश्किल हो गया है। यही सूरत हाल पंजाब और दूसरे इलाकों में भी है। पंजाब में भी अगर देखा जाए तो सर्दी रात की अब शुरू हो गई है, दिन में आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, मैं
अपने इलाके में जिसमें रहता हूँ तो मैं देख रहा था कि वो जो चौकीदार वगैरह जो पूरी रात बाहर रहते हैं, उन्होंने कम से कम कुछ थोड़ा सा वार्म चादर या कोई ऐसी लेनी शुरू कर दिया, कोई जैकेट वगैरह। ये तमाम लोग रुख करते हैं लंडा बाजार का। तो हरमीत का कमेंट हम बाद में लेंगे, पहले हम रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखकर वापस आए फिर। हरमीत का भी ताल्लुक सवाद से ही है, हम बार बार ये बताते रहते हैं। तो हरमीत और ज़रा बताएंगे लोग कितनी ज़्यादा तादाद में जाते हैं लंडा बाजार। अभी चल के रिपोर्ट देखते हैं, समद की रिपोर्ट है ये। में सर्दियों की आमद हुई तो लोगों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। मौजूदा बढ़ती हुई महंगाई के बायस अशय खुरनोश के साथ साथ लंडा बाजारों में खरीदारी करना भी मुश्किल हुआ है। पिछले साल की बनिस्बत इसी साल रेट में कई फीसद इजाफे से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान है। ये लंडा तो इतना महंगा नहीं आता, मगर ये सारा इसके ऊपर किराया, पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, उसकी वजह से इसके ऊपर बहुत बड़ा असर आता है। तो इस साल जो है हालात ये है कि बाजार में माल बहुत है, मगर गाहक आके न ले सकती है और हम भी परेशान, गाहक भी परेशान। महंगाई की वजह से बहुत लोग इस साल बहुत परेशान है। गुर्बत और महंगाई से तंग आवाम अपने और अपने बच्चों के लिए सर्दी से बचने के लिए लंडा बाजारों में गर्म जैकेट, स्वेटर और बूट ढूंढकर दुकानदार से रेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी ने दुकानदार को राजी कर लिया तो किसी ने सामान वापस रखकर खाली हाथ लौटने लगा। हम इधर लंडा बाजार खरीदारी के लिए आए हुए थे, लेकिन इधर बहुत महंगाई है और हम कुछ खरीद नहीं सकते। 2.5 माह पहले सैलाब की तबाहकारी और इसके बाद बदअमनी की लहर से यहाँ के कारोबार शदीद मुतासिर हुए। सवाद में मौसम सरमा का आगाज गरीब और लाचार खानदानों के लिए एक चैलेंज है। मुतासिरीन सैलाब और आम लोगों के लिए सर्दी से बचने के लिए हुकूमत की तरफ से विंटर पैकेज की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन राजा खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़। सर ये बात तो बिल्कुल सच है, महंगाई बहुत ज्यादा है, वो प्री लव्ड कपड़े हो या अगर आप ब्रांडेड कपड़ों की बात करें या लोकल मार्केट की बात करें, सर इतनी एक्सट्रीम पर प्राइसेस पहुंच चुकी हैं कि वो अब अफोर्डेबिलिटी में आती ही नहीं है। किसी आम लोकल मार्केट पे भी चले जाएं आप तो। जी हरमीत, सर्दी तो आपके इलाके में काफ़ी हो गई है, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं सबद कि लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है कपड़ा खरीदना, जूता खरीदना, जो लंडा बाजार है वहाँ पे भी। तो साहब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आजकल हम जो चीज़ें देख रहे हैं दिन पर दिन चीज़ें तो महंगी हो रही हैं। और ख़ासकर मैं सवाद तो बहुत अरसा हो गया मैं नहीं गया हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा एलीट क्लास जो है वो यहाँ पे रहती है। और आज भी अगर आप संडे बाज़ार भी जाएँ, इतवार बाज़ार या जुमा बाज़ार को आप जाएँ तो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, जिनमें लग्जरीज गाड़ियाँ जो हैं, वो लोग भी आए होते हैं लंडा बाज़ार की तरफ और वो भी ख़रीदारी करते हैं। हम जब आम मार्केट में देखते हैं, जाते हैं, जैकेट्स का पूछते हैं, किसी और स्वेटर का पूछते हैं, तो यकीनन उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारी ख़रीदारी, क्योंकि दुकानदार भी परेशान है, उसी तरह ख़रीदारी नहीं हो पा रही है। क्योंकि जब आप पूछते हैं, प्राइस का पूछते हैं, तो फिर आपका दिल भी नहीं करता कि अभी ख़रीद लूँ या रख लूँ, क्या करूँ। बहुत सारे लोग जो है वो रख के चले जाते हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान की है और हम देख रहे हैं कि कोशिश होती है कि सर्दी हो या आवाम बड़ी परेशान है भाई, बहुत परेशान है। अभी गैस का मसला भी है, उसको भी अगले किसी सेगमेंट में हिस्सा बनाएंगे और उससे डिस्कस करेंगे। एक क्विक ब्रेक लेनी है, न्यूज़ ब्रेक के खबरें सुन के वापस आए, शो को आगे लेके चलते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। बड़ी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है अहमद अशरफ की, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साबिक सदर हैं, पहले मुसलमान सदर जो मैगिल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सोसाइटी के बने। मैगिल यूनिवर्सिटी जिसके बारे में ये कहा जाए कि दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होता है, वहाँ तक पहुँचना किस तरीके से मुमकिन हुआ। अहमद अशरफ जिन्होंने पाक आर्मी में सर्विस की, 9 बरस तकरीबन ज़ख्मी हुए, बारहा ज़ख्मी हुए, उसके बाद इन्होंने एक तकरीबन नी मफलूज से हालत में मैगिल की तरफ का सफ़र किया, अपने आप को तैयार किया और तैयार करके ये इम्तहानात देते हुए कामयाब हुए मैगिल में दाखिला लेने के लिए। वहाँ से आगे का सफ़र भी जैसे मैंने बताया पहले कि सदर बन गए स्टूडेंट सोसाइटी के, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैगिल तक पहुँचना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अहमद अशरफ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद अशरफ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से आप? बिल्कुल खैरियत से हैं। ज़रा अपनी स्टोरी बताएं, किस तरीके से आप ज़ख्मी हुए, ज़ख्मी होने के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी और अपनी हिम्मत की काबिलियत के बलबूते के ऊपर आप मैगिल तक पहुंच गए और फिर स्टूडेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी बन गए। अपनी कहानी बताइए थोड़ी सी ज़रा। सबसे पहले मैंने आर्मी में 9 साल सर्व किया एंड फिर उसके बाद जब आखिरी टाइम था मेरा,
आर्मी में। तो उस टाइम पे मुझे इंजरी हुई थी जिससे मेरी मल्टीपल डिस्क स्लिप मुझे हो गई थी, जिस वजह से मैं स्टिक के साथ वॉक किया करता था। तकरीबन साल तक तो मैं बेड पे रहा, बिल्कुल तकरीबन पैरालाइज सिचुएशन में। फिर उसके बाद मुझे एहसास असल में ये हुआ, मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ वहां अगर मैं वैल्यू क्रिएट ना करूँ तो मुझसे सिर्फ सुबह उठा नहीं जाता कि तनख्वाह मिल रही है, ठीक है उस चीज़ के लिए। तो फिर मैंने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना स्टार्ट की थी, और फिर एक जीमैट का टेस्ट होता है जो कि मैनेजमेंट के जितने कोर्सेज होते हैं उसके लिए आपने देना होता है। जबकि मेरा जीपीए बहुत लो था, मैं इवन एलिजिबल भी नहीं था मैगिल में अप्लाई करने के लिए, लेकिन चूंकि वो स्कोर मेरा 740 स्कोर आया 800 में से, जो कि बहुत बड़ा स्कोर था, तो उस वजह से मुझे उन्होंने वो चीज़ मेरे लिए वेव ऑफ कर दी जो कि मेरा जीपीए था, क्योंकि आई थिंक 3.3 जीपीए होता है अप्लाई करने के लिए मैगिल में, मेरा 2.95 था। तो वहां से मैंने उसका सफर का स्टार्ट किया, और मैंने 2 दिन पहले स्टिक छोड़ी थी, जो वॉकिंग स्टिक होती है, जब मैं जहाज पे चढ़ रहा था कनाडा के लिए। तो उसके बाद फिर यहाँ आके एक सफर नया स्टार्ट हुआ। यहाँ मुझे लगा कि मुझे अपनी वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। आज तक 1821 से मैगिल में कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बना था पाकिस्तानी स्पेशली, तो उस वजह से वो मेरा मेन। फिर मैंने इलेक्शन इधर लड़े, और अलग करना हुआ कि मैं जीत गया वो इलेक्शन, और फिर तकरीबन पूरे साल तक मैंने एज अ प्रेसिडेंट काम किया, और मल्टीपल चीज़ें मैंने की हैं। और एटलीस्ट इतना मैं कह सकता हूँ कि अभी मैगिल में बहुत लोगों को पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, पाकिस्तान के जो कुछ वैल्यूज़ हैं उनके बारे में पता है, क्योंकि कुछ इवेंट्स भी मैंने ऐसे कराए जिससे मैंने ये शोकेस करने की कोशिश की। अच्छा अहमद, बहुत सारी अचीवमेंट्स है आपके पास, तो ये बहुत काबिल सिताइश, और हमारी तरफ से बहुत सारी अप्रिसिएशन कि आप पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है उसको इतने अच्छे से पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे क्रेडिट्स हैं जो आपके पास है। वर्ल्ड समिट MBA का जो है उसमें 100 स्टूडेंट्स जो हैं उसमें एक आप भी हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा है और उसको आप किस तरह से आगे लेके चल रहे हैं? ये मेरे लिए भी एक अनएक्सपेक्टेड किस्म का ईमेल था, और मतलब ये कॉल सी जो अभी आई, क्योंकि जितने भी पिछले प्रोग्राम्स हुए हैं, इवन कनाडा से तकरीबन सिर्फ 5-6 लोग होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, पूरी दुनिया से 100 लोग होते हैं, जिनमें मेजॉरिटी US के होते हैं, जिससे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, स्टैनफोर्ड, क्योंकि ये ज़्यादा रिनाउंड नाम है एज कम्पेयर टू अगर हम मैगिल से कंपेयर करें। बट ये जब अभी इसमें ये है कि 100 इंस्पिरेशनल स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। अब मिलान में उन्होंने बुलाया है, और अब हम लोग 10 नवंबर को मैं मिलान जाऊंगा, 15 को वो इवेंट स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी, उधर मैं एक सेशन भी करूंगा, एंड आई एम द ओनली पाकिस्तानी टू डू दैट एज वेल, कि वहाँ एज एक सेशन, एक थिंक टैंक सेशन होता है जो कि वो मैं होस्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं रेजिलियंस के आपने गिर के उठना कैसे है इसके बारे में मैं बात करूंगा। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। हमें वैसे अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ बड़ी चैलेंजिंग गुजरी है, जिस तरह हमने देखा, जिस तरह आपने बताया, वाकई में बड़े मुश्किलात से आप गुजर के इस इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं। अब आपने इलेक्शन, जाहिर बात है, फिर सोसाइटी के आप सदर बने हैं, तो किस तरह से वहाँ जब पहुँचे हैं तो किस तरह दोस्तों का कितना सपोर्ट था, फिर पाकिस्तानी थे उनका किस तरह सपोर्ट हासिल था, और यहाँ तक जाहिर बात है कि इतना आसान नहीं होता एक जगह में अपना एक मुकाम बनाना। बिल्कुल, ये जब शुरू में मैं आया था तो हम जितना, अगर हम सिर्फ वोट बैंक की बात करें तो वोट बैंक तो सिर्फ 2 पाकिस्तानी थे उसमें, और वो पूरा मेरे खिलाफ एक US के खड़े हुए थे और एक इंडिया के थे, तो उनके साथ मेरा मतलब इलेक्शन था। और मजे की बात ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क से मेजॉरिटी वोट्स मुझे मिले, ना कि उनके अपने कैंडिडेट को। तो ये आपने अपना एक ट्रस्ट बनाना होता है, क्योंकि आपके साथ मेरा ये जी हाँ, जीतने की बात कर रहे हैं आप, जीते फिर वहां पे भी। असल में आते साथ आपने, मुझे ये लगता है कि आपने एक ट्रस्ट बनाना होता है अपने इर्द गिर्द के लोगों में। अगर आप बेहतरी चाहते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं कि बगैर किसी आपको रिटर्न के आप किसी के लिए बेहतर काम कर सकें, तो आई थिंक लोगों को नजर आता है, और वो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होता है। क्योंकि मैं जब पहले आया था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो इसके लिए मैं ऑटोमेटिकली कोशिश करता था कि लोगों की मदद कर सकूं जितनी कर सकता हूं। तो इवेंचुअली फिर रिवॉर्ड उस चीज का मिल गया कि फिर इलेक्शन जीत गया।
अच्छा अहमद अशरफ, ये बताइए जरा थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ आ अहमद, जाते एक हैं। और चीज जो आपसे जाननी चाहता हूं कि जाहिर बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी भी बढ़ जाती हैं, कहीं ना कहीं आप एक कम्युनिटी को या एक स्टूडेंट के एक ऐसे तबके को जो भी आप सपोर्ट करते हैं, एक लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, तो अभी इसके बाद जिम्मेदारियां और कितनी बड़ी हैं, क्योंकि इससे पहले भी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा के आप इस लेवल तक पहुंचे हैं। नहीं, अभी मैंने रिसेंटली अपना टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट कंप्लीट किया है, तो उसमें काफी अचीवमेंट्स बीच में हैं। अभी तो मैं ज्यादा देख रहा हूँ जो MBA समिट की तरफ जा रहा हूँ, उसमें मैं किस तरह रिप्रेजेंट कर सकूँ यहाँ पाकिस्तान को और मैगिल को, और किस तरह मैं उधर अपना एक एटलीस्ट फुटप्रिंट छोड़ सकूँ। और इवेंचुअली अभी तो वो टेन्योर खत्म हुआ है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप पीछे अपना जैसे पहले का फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा काम कर जाए कि आपके बाद भी लोग आपको याद रखें। अहमद अशरफ, थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ जरा आ जाते हैं। ये फरमाइए कि जो वहाँ जाके तालीम आपने हासिल की है, पाकिस्तान में भी आप पढ़े हुए हैं, लोगों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, वहाँ पहुँचने के लिए कितना ज़्यादा अपनी इस्तेदाद को, एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए। उस हवाले से भी बताइए, लोगों को गाइड भी कीजिए कि वो जो क्या करें कि वो वहाँ तक पहुँच सकें या ऐसी यूनिवर्सिटी तक पहुँच सकें। ये सवाल आपने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि मैं दिन के तकरीबन 1-2 घंटे मिनिमम देता हूं लोगों से बात करने के, जो मुझे रीच आउट करते हैं उनसे बात करने के लिए, गाइड करने के लिए। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो इधर आना चाहते हैं, उनको ये नहीं पता होता उनकी डायरेक्शन क्या है, वो करना क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, और वो इस चीज को सिर्फ मद्देनजर रख के करते हैं कि अच्छा हमने पाकिस्तान से बाहर जाना है और बस कुछ कर लेंगे। दिस इज द सेंटेंस जो मुझे बहुत सुनने को मिलता है। आप अगर एक सिटीजनशिप के लिए या PR के परमानेंट रेजिडेंसी के लिए या वीजा के लिए इधर आएंगे, तो आपकी एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं हो सकती है। आप अगर वो यहाँ स्टूडेंट्स जो है वो 6 महीने की मेहनत, 9 महीने की मेहनत या 1 साल की मेहनत से बचने के लिए, जो मैंने आपको बताया मैंने GMAT का टेस्ट दिया, उसमें 9 महीने की मेहनत लगी, इस तरह वो जो मेहनत अगर कर लें तो उनकी जिंदगी आगे काफी डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकती है। तो इसमें एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह इधर लोग आ भी जाते हैं, अगर किसी छोटी यूनिवर्सिटी में जो अनरैंक्ड यूनिवर्सिटी होती है, तो उसमें एवरेज सैलरी एक 55,000 कनाडा की चल रही है, और मैगिल से अगर कोई ग्रेजुएट करता है उसकी $1 लाख सैलरी है, तकरीबन डबल। तो मैं ये सिर्फ फोकस करता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान से लोग काफी इधर पढ़ने आते हैं, बट अगर वो डायरेक्शन लेके ना आए कि करना उन्होंने जिंदगी में क्या करना है, तो सिर्फ एक एजुकेशन कंसल्टेंट के कहने पे पर्टिकुलर कोर्स ले लें या वो अपनी डायरेक्शन भूल जाते हैं और उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इधर आके। तो वो ऊबर चला रहे होते हैं, ऊबर चलाना बुरा काम नहीं है, बट आपका अगर मकसद ही यही है कि मैं ऊबर ही चलाऊंगा, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। अच्छा, आपका मकसद होना चाहिए कोई अचीव करना। ये बताइए, तो चलिए आपने बता दिया कि वहाँ के स्टूडेंट्स जो वहाँ आना चाहते हैं उनकी सोच क्या है और उनको डायरेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको डायरेक्शन देना, सिम्प देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन व्हाट अबाउट यू, आपने यहाँ भी पढ़ा, यहाँ भी काम किया और पाकिस्तानी फ़ौज में भी आप रहे, उसके बाद वहाँ जाकर भी आपने स्टडीज़ की। पाकिस्तान में जितना अर्सा आपने गुजारा, आपको भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती होंगी जो कि आपको लगता है कि बेहतर की जा सकती हैं वहाँ, स्टडीज़, उनका मेथड, उनका वे ऑफ टीचिंग और बहुत सारी चीज़ें, उसको आप किस तरह से एलैबोरेट करते हैं? सबसे पहले तो ऑनेस्टली एक जो रट्टा कल्चर है हमारा, मैं उसके पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। यहाँ एग्जाम्स की लोगों को फिक्र नहीं होती। यहाँ लोग सीखने के लिए क्लास में बैठते हैं, ना कि वो चीज याद करने के लिए जो कि आगे पूछना है। अभी मैं एक सब्जेक्ट का आपको कहता हूँ कि एक सब्जेक्ट हमें पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर आए जो ही इज हिमसेल्फ अ बिलियनियर, और वो हमें पढ़ाते हैं एक सब्जेक्ट, और उन्होंने जब एक सब्जेक्ट पढ़ाया तो फाइनल एग्जाम में सवाल ये था, आपने मेरे लेक्चर से क्या सीखा? ठीक है, बस। That's really good. तो ये आप अगर रट्टा कल्चर से हम निकल जाएं और सीखने के उसमें, तो आई थिंक वो सबसे बेहतर एक पॉइंट होगा। अच्छा, बिल्कुल आपने सही बताया। और एक और चीज़ मेरे ख्याल में जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि एनालिसिस बेस्ड पढ़ाई हो, जैसे आप बता भी रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है स्टूडेंट्स को अपने आम रूटीन के उसमें से निकल के एनालिटिकल अंदाज में पढ़ने की, एनालिटिकल अंदाज में चीज़ों को देखने की। ये भी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। इसमें मैं क्योंकि हमें
हम ऑनलाइन चीज़ें इजीली सीख सकते हैं। मैं काफ़ी लोगों को जिनसे मैं बात करता हूँ उनको गाइड जो इस तरफ लेके जाता हूँ कि ऑनलाइन ये बहुत जिस तरह आपके कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, EDX हो गया, वहाँ आप पाकिस्तान में बैठ के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज ले सकते हैं जो कि आपके अपने शौक के होंगे। और उससे आपको क्या फायदा होगा कि जो अभी आपने जिस तरह बात की कि एक एनालिटिकल सोच आपकी बनेगी, जिसकी वजह से आप अपने शौक को आप अपनी नौकरी बना पाएंगे, जिसकी वजह से आप अब जैसा मैं जो काम अभी करता हूं, मैं बहुत शौक से काम करता हूं, तो अगर मैं 10 घंटे भी काम करूं तो मैं थकता नहीं। तो एग्जैक्टली अगर आप शौक को अपना काम बना लें तो वो आपकी जिंदगी एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाता है। जी हरमीत। अच्छा अशरफ, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। हम ख़ास कर जो हमारा तालीमी निज़ाम से उससे गिला शिकवा, उस पर कई सवाल निशान, कई यूनिवर्सिटी का जो निज़ाम है, बहुत चीज़ों में बेहतरी लाने की जो है वो कोशिश होनी चाहिए। लेकिन आपने रट्टा कल्चर की बात की, दीगर ऐसी चीज़ें, क्योंकि आप भी इन तालीमी इदारों से निकल कर आपने आर्मी ज्वाइन की, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपने इस मुल्क में देखी, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं अगर उसमें काम किया जाए। आप जैसे नौजवान बहुत हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे नौजवान आप जैसे पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो मसाइल का सामना है या कहीं उन मसाइल से वो खुद निकलना नहीं चाहते हैं। तो किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस आज के नौजवान को करना चाहिए? आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ये मैं भी यही कहता हूं कि हम लोगों में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन वो चीज मिल जाए तो बहुत फायदा हो जाता है। तो इसी तरह अभी जिस तरह आपने बात की कि आप अगर इस चीज को लेके चलें, जैसा मैंने भी पहले भी वही बात की कि हमारे एक तो तालीमी निज़ाम तो है एक तरफ, बट हम खुद पर्टिकुलर स्किल सेट के पीछे अगर जाएंगे, अगर एक स्किल सीखने के पीछे जाएंगे जो आपका शौक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे आपको गाड़ियों का शौक है, आप गाड़ियों के बारे में आप इंटरनेट खोलेंगे, एक और सारा खोलेंगे, आपको गाड़ियों के बारे में एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी। यहाँ लोगों का एक बहुत बड़ा रुझान पर्टिकुलर सेट जो आपके करियर्स हैं उनसे निकल गया है। जिस तरह जिसने अगर म्यूजिक चुनना है वो म्यूजिक चुनता है, जिसने जर्नलिज्म चुनना है वो जर्नलिज्म चुनता है, जिसने जो आपका एक करियर पाथ चुनना है वो चुनता है। पाकिस्तान में बहुत कम है कि आपका बच्चे को बचपन में बता दिया जाता है अच्छा आपने या तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपके काइंड ऑफ रिस्पेक्टेबल हम कहते हैं अपने माशरे में। तो अगर इस चीज से हम निकल जाएं तो वो हमारे लोगों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और आई थिंक ऑनलाइन मार्केट में जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म जो बताए वहां इजीली वो सीख सकते हैं चीजें और आगे बढ़ सकते हैं। अभी आजकल ऑनलाइन काम भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इवन अपवर्क पे, और पाकिस्तान तीसरी बड़ी मार्केट है एक फ्रीलांस की, तो ये भी वहां भी आप काम कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ मतलब इस तरह आई थिंक मैं ये कहूंगा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ऑल अराउंड है। मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और जॉइनिंग अस टुडे, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बस डायरेक्शन की हमें शदीद और अशद ज़रूरत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ी अच्छी बात हुई थी हमें। ब्रेक पे चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। बड़ी एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी। यस, समर खान हमारे साथ मौजूद हैं, एथलीट हैं। 5610 मीटर ऊंची चोटी को इन्होंने सर किया कामयाबी से। उसके अलावा ये जनाब स्नो बोर्डिंग करती हैं। यस, ये भी बड़ा कमाल की बात काम है सर, बहुत एडवेंचर का काम है बहुत ज़्यादा। और क्या क्या करती हैं। हरमीत के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, समर खान जो है हमारे साथ हैं, और जिस तरह हमने देखा है ये बड़ा मुश्किल होता है समर रिकॉर्ड बनाना। फिर इसके लिए हमें तो बड़ा आसान लगता है, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ जाता है कि हाँ किसी ने रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन उसके लिए तवील जदोजहद जो होती है, वो कोशिश होती है, मेहनत होती है। पहले भी रिकॉर्ड बनाया था, साइकिल लेके पहुंची भैया, K2 पहुंची और वहां पे आपने रिकॉर्ड बना दिया। अब ये वाला रिकॉर्ड जो है इसके बारे में जरा आपसे जानना चाहेंगे, क्या किया, कैसे किया, और किस तरह से सोचे कि भाई अब साइकिल, क्योंकि हम जब भी समर की बात आती है तो साइकिल जरूर हम हाथ में देखते हैं कि साइकिल जरूर होगी और समर उसके ऊपर बैठ के कहीं ना कहीं होंजा की तरफ रवाना होगी। अब इसका ये जो सफर था आपका, ये कैसा था? तकरीबन 3 साल पहले मैंने स्नोबोर्डिंग सीखा और पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस भी करा है। तो अभी विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स जो शिमशाल से थे, एक टीम हमने तैयार की, और हमारा इरादा ये था कि पाकिस्तान में हम बैक कंट्री स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाएं जिसमें बैक कंट्री स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग होती है।
तो एक वर्जिन पीक से जिसका जो शमशाल के माउंटेन रेंजेस में थी, जोशी पास से थोड़ा सा आगे 5610 मीटर पे वो अनक्लाइम्ड पीक थी, पहले किसी ने समिट नहीं था किया हुआ, तो हम वहाँ पे गए, उसको समिट किया। एंड आई वाज द फर्स्ट वन जिसने ओपन माउंटेन्स पे पाकिस्तान में स्नो बोर्डिंग की, और पहली दफ़ा मेरे साथ जो मेरे फेलो स्कीयर थे आज़म बेग शमशाल से, उन्होंने स्की अटेम्प्ट की। तो बैक कंट्री विंटर स्पोर्ट्स को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और हम अभी मज़ीद और भी एक्सपेडिशंस लेकर आ रहे हैं ओपन माउंटेन से, बाबूसर टॉप से, नगर वैली में काफ़ी पीक्स हैं, कराक्रम रेंज में काफ़ी पीक्स हैं, क्योंकि वेस्टर्न एथलीट्स को हमने ये करते हुए देखे, तो हम चाहते हैं कि हमारे लोकल एथलीट्स भी थोड़े इंकरेज और इंस्पायर हों। अच्छा समर, टाइम कितना लगा, वक्त कितना लगा? जिस तरह आप टीम अपने टीम का आपने जिक्र किया, जाहिर बात है कि मैंने जिस तरह शुरुआत में की, बहुत कोशिश होती है, बड़ी मेहनत होती है, दिन कितने लगे कि क्या क्या मुश्किलात आई, थोड़ा सा वो भी जानेंगे ना, इतना आसान थोड़ी था कि भैया पहुंच गई और सर कर लिया। ये तकरीबन 8 से 10 दिन का एक्सपेडिशन था, और जैसे ही हम शमशाल पहुंचे हमें सीज़न का पहला स्नोफॉल मिला, तो हमें वैसे भी फ्रेश स्नो चाहिए थी स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग के लिए। अच्छा। शमशाल से हमें तकरीबन 4 दिन लगे हाई कैंप तक पहुंचने में। जर्द कुर्बिन, इश्पुद्दीन, ये 2-3 कैंप्स बड़े प्रोमिनेंट रास्ते में आते हैं, और हाई कैंप के बाद 5वें दिन हमारा समिट पुश था, और लकीली हमें मौसम बहुत अच्छा मिला। इट वाज सनी थ्रू आउट द हाइक। लेकिन जो हमारा आखिरी स्ट्रेच था वो इसलिए ज़्यादा टेक्निकल था क्योंकि एक नई पीक, नया राउट था, और पहले किसी ने रास्ता नहीं था बनाया हुआ, तो हमने रास्ता भी खुद बनाना था, एक ऊपर बिल्कुल स्टीप पहाड़ पे और सेफली, और हमने एक ओपन माउंटेन पे बिल्कुल एज से स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग भी अटेम्प्ट करनी थी, बगैर गिरे, बगैर कोई एक्सीडेंट हुए। सो वो चीज़ थोड़ा प्लान करना थोड़ा टेक्निकल था। पहले हमने मैप्स वगैरह स्टडी किए थे, हर पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया हुआ था, प्रॉपर इक्विपमेंट लेके गए थे, फर्स्ट एड किट थी, टेंट्स, कैंप्स, फूड, फ्यूल। तो सबसे ज़्यादा वज़न जो हमारे लीड क्लाइंबर थे जाफरुल्लाह, उन पे था, वो तकरीबन 20-25 kg से ज़्यादा उनका बैकपैक था। अच्छा, और सारा बोझ आपने उस पे डाला था। हाँ। अच्छा सोहा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? समर, आपने ये भी बताया कि ऑब्वियसली वो छोटी सर करने के बाद आपने उसका नाम गर्ज समर रखा है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो क्रेडिट आपको जाता है और आपके नाम पे होना भी चाहिए, बिकॉज यू आर द फर्स्ट वन। और बीइंग अ फीमेल तो कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल होता है। आपने जितने नाम गिनवाए अभी तक वो सारे मेल थे, मतलब वो सारे 7 जो है 7 समर जाएँ तो साउंड्स रियली गुड, रियली अमेजिंग। लेकिन बैक कंट्री स्नोबोर्डिंग जो है कंपैरेटिवली एडवेंचरस तो है, लेकिन डेंजरस भी बहुत है। अगर आप चाहती हैं कि लोग इसकी तरफ जाएं और एथलीट इसकी तरफ जाएं, तो किस तरह समझती है कि उनको ट्रेंड करना और ये बहुत सारी चीज़ों को कीप इन माइंड रख के करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है? मैंने खुद 3 साल मुझे लगे प्रॉपर स्नो बोर्डिंग सीखने में। 2 रिजॉर्ट्स हैं पाकिस्तान में, एक मालम जब्बा में, एक नलतर में, जो एक्सेसिबल हैं, आप पब्लिक जा सकती है। तो आई वुड सजेस्ट देम कि आप पहले बेसिक सीखें। उनकी जो हमारी मालम जब्बा की स्लोप भी अच्छी खासी टेक्निकल है, अब 2-3 साल स्लो प्रैक्टिस करें, अपना कॉन्फिडेंस, टर्निंग सीखें, ब्रेकिंग सीखें प्रॉपर। जब आपको आ जाए तो आप छोटे ट्रैक्स, छोटी पीक्स पे जाना शुरू करें। बैक कंट्री स्नोबोर्डिंग इज़ वेरी टेक्निकल, और हमारे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा लग्जरी या हाई रेस्क्यू बैकअप नहीं होता, अच्छा, तो हम रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना आप रेस्क्यू बैकअप है वो सारा आपकी फंडिंग और स्पॉन्सर्स पे डिपेंड करते हैं कि आपको कितना बड़ा स्पॉन्सर मिला है। और क्योंकि हम लोग ज़्यादातर एथलीट्स सेल्फ एफर्ट्स पे ही जाते हैं, तो उसके लिए आपका स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पूरी कमांड हो अपने स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग पे। जी रोहू साहब, हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लड़की होके आपने ये काम किया है, पाकिस्तान में और भी बहुत लड़कियों को बहुत शौक होगा इस तरह के काम करने के लिए, तो कितना ज़्यादा उनको कहेंगी आओ, तुम्हारे लिए भी उतना ख़तरा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं या जितना लोग समझते हैं, और लड़कों के बराबर आप भी काम कर सकते हो? ये हमारी स्पोर्ट्स कम्युनिटी वैसे भी काफ़ी सपोर्टिव, और जो नॉर्थ के हैं स्पेशली, वो ख़वातीन को बहुत इनकरेज करते हैं, स्पेशली माउंटेन स्पोर्ट्स के लिए। समीना की एग्जांपल हमारे सामने है, बहुत सारी और लड़कियां जो अब स्कीइंग में आ रही हैं, स्नोबोर्डिंग में आ रही हैं। सो डेस्टिनेशंस बहुत है एडवेंचर स्पोर्ट्स में, ऐसी कैटेगरीज भी बहुत है जो खाली हैं। आइस क्लाइंबिंग में कोई नहीं है, स्कीइंग में कोई नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग में बहुत कम लड़कियाँ हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन ये कि आपने अपनी बेसिक फिटनेस बिल्ड करनी है, एक फाउंडेशन आपकी होनी चाहिए। और क्योंकि अब माउंटेन्स पे सिर्फ अगर आप घर से उठ के जाते हैं तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, तो आपको फिट होना है, अपनी ट्रेनिंग करनी है, इक्विपमेंट ऐसा करना है तैयार, अपने स्किल्स इंप्रूव करने हैं, तो कोई भी स्पोर्ट करना पॉसिबल है। इस सारी सूरत में रूह साहब ने जो बात की,
समर, आपका ताल्लुक भी एक ऐसे एरिया से है जहाँ पे ख़वातीन आगे नहीं आती, सपोर्ट नहीं होता। आपका भी वही इलाका है, मेरा भी वही इलाका है। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि फिर जब वो लड़कियाँ, आप जैसी नौजवान लड़के जब सामने आती हैं और कुछ करने की चाह होती है, तो किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, किन क्या क्या ऐसे मसाइल हैं जिनका आप लोगों को सामना करना होता है? आप समझती हैं कि अगर उसको ठीक किया जाए तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो आपके साथ लिंक में होंगी और जो आना चाहेंगी आगे की तरफ? एक तो घर की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो आप करना चाहती हैं, ये जो आप कर रही हैं रोज़मर्रा पे, आप जो फेस कर रही हैं, वो आपको घर में बैठ के डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। सो आई मेक श्योर कि मैं अपनी अम्मी को भी मेंटली उतना ही ग्रो करूं जितना मैं हो रही हूं, ताकि हमारे बीच में कोई गैप ना हो और मेरे घर में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो मेरे घर की तरफ से। उसके बाद मैं अपनी फिटनेस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मैंने डेली वर्कआउट करना है, हाइकिंग करनी है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना। दूसरा, फिर सोशल चैलेंजेस या जो हरासमेंट होते हैं उनका मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डेली इंसिडेंट्स को लेके रोएंगे या बैठ जाएंगे तो उस तरह आप मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको ढीठ बहुत होना पड़ता है किसी भी जिस तरह आप हैं। नहीं, वेरी गुड। जिस तरह मैंने ये लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो देखी और समर कमाल का लड़ रही है। रूसा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी होनी चाहिए लड़कियां कि आंखें दिखाएं कि भैया हो तुमको से आके इधर छेड़खानी करते हो, हक के लिए लड़ा जाए। हाँ, तो ढीठ होना जी। सोहा, आपका इरादा है वैसे समर के साथ जाने का ट्रिप को? वैसे तो शौक आपको वैसे नातरे एरिया बड़ी जाती रहती है। सबमिट करना है नेक्स्ट टाइम स्नोबोर्डिंग, बल्कि बैक कंट्री स्नोबोर्डिंग के लिए मुझे इनवाइट जरूर करना है। मैं तो जरूर जाऊंगी आपके साथ, ऑल इन फ्रॉम माय साइड। लेकिन आप ये बताइए कि जितनी टिप्स आपने दी है ना, वो सारी खवातीन के लिए हैं। वो स्नोबोर्डिंग करती हैं, नहीं करती हैं, माउंटेन मतलब कुछ इस तरह के माउंटेन स्पोर्ट्स करती हैं या नहीं करती। आपने जो टिप्स दी हैं वो बीइंग अ वुमेन आपको वैसे भी अपनी ज़िंदगी में ख्वाब किसी भी फील्ड में आपको फॉलो करनी चाहिए, टू कीप इन माइंड, अपनी फिटनेस को कीप इन माइंड रखना, हरासमेंट को कैसे टैकल करना है, एंड सो मेनी थिंग्स। लेकिन आपकी फैमिली का फीडबैक तो आपने बताया, बट हाउ टू मैनेज, मतलब स्टडीज़ भी करनी है, काम भी करना है, ऑब्वियसली ये आपका शौक है, इसको तो आप पूरा करती हैं, लेकिन बहुत सारा टाइम लगता होगा, बहुत सारा वक्त और बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती होगी। स्टडीज़ कैसे मैनेज करती हैं? आगे आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? इसी को कंटिन्यू करेंगी? फैमिली सपोर्ट कितनी अच्छी है? मेरी एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो मैंने मास्टर्स किया हुआ अप्लाइड फिजिक्स में, तो काफ़ी बेहतर है। इतना टफ सब्जेक्ट फिजिक्स। तो उसके बाद आई एम रनिंग माई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन समर कैंप के नाम से, और जो स्पोर्ट्स मुझे खुद आते हैं, माउंटेन बाइकिंग और स्नोबोर्डिंग, वो मैं सिखाती भी हूँ। आउटडोर कैंपिंग, नेविगेशन, सर्वाइवल लड़कियों को लेके जाती हूँ, ताकि उनमें भी कॉन्फिडेंस आए और मजीद लड़कियाँ प्रोफेशनल माउंटेन स्पोर्ट्स में आ सकें। समर में एक चीज़ जिसका मैं जिक्र पहले शुरुआत में भी मैंने किया कि समर के साथ साइकिल इसके पास ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है, समर अधूरी है। अब आपको ये ख्याल, इससे पहले भी आपने एक रिकॉर्ड बनाया था, साइकिल लेके दौड़ी इधर से सर्दियों में, पता नहीं कहाँ पहुंची आप केटू में, वो सफ़र कैसा था और कितना इंटरेस्टिंग, कितना एडवेंचर? तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं उससे मज़ा भी हम लेते हैं और ख़तरात भी बहुत होते हैं, और साइकिल के साथ चढ़ना, हाय रब्बा, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, आज सोच भी नहीं सकता एक्चुअली। जी 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 समर जी, जो एक्सपेडिशन मैं करी हूँ ना पाकिस्तान में, ये मैं अब ये समझ लें अंग्रेज़ों से इंस्पायर होकर मुझे उनसे देख के आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि ये लोग वो सालों साल ग्लेशियर पे साइकिलिंग करते रहते हैं। उनके घर की बैकयार्ड पे ग्लेशियर होता है, एवरेस्ट बेस कैंप तक बहुत सारे लोग जा चुके हैं। तो अगर ये चीज़ ग्लोबली हो रही है, मेरी हर एक्सपेडिशन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी होता है कि क्या ये पाकिस्तान में पॉसिबल है या नहीं। तो K2 वाला जो था बेस कैंप की साइकिलिंग, वो मैं सिर्फ ट्राई करना चाह रही थी कि पाकिस्तान में पॉसिबिलिटी है या नहीं है, कितने परसेंट बाइक हो सकता है, कितने परसेंट हाइक होगा। और वो मुझे वही रियलाइज़ हुआ कि K2 बेस कैंप इज़ नॉट द प्लेस फॉर माउंटेन बाइकिंग, क्योंकि बहुत टफ था और हार्डली कोई 8-10% मुझे राइड मिली होगी, बाकी सारा हमने उठा के ड्रैग करके। गॉडविन ऑस्टिन वाज अ ब्लेसिंग, वो फ्लैट ग्लेशियर था, उधर मैंने बहुत एंजॉय किया। बट इट डेफिनेटली अट्रैक्ट्स एडवेंचर एथलीट्स एंड टूरिस्ट एंड प्रमोट्स एडवेंचर टूरिज्म इन द कंट्री। समर जी, रोहू साहब को सवाल है तो कर सकते हैं हम। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने, गेस्ट मेरा ही है, तो मैंने कहा इन्होंने वो जो अपने एडवेंचर का या फाउंडेशन का नाम समर गेम्स रखा हुआ है, समर कैंप्स रखा हुआ है, समर कैंप जी, समर कैंप्स। तो विंटर में क्या करती हैं? विंटर में भी समर कैंप ही होता है, क्योंकि इट गोज बाय माय नेम, गर्मियों वाला समर नहीं। अच्छा समर, एक ख्याल मेरा भी आता है, मैं बड़े ठंडे इलाके से, हमारा भी ताल्लुक है, बर्फ़ होती है और भैया ठंड में खाने पीने का बड़ा दिल करता है, साथ साथ में फिर ये होता है कि चाय पीने के बीच उसका बंदा ले कप की, तो एक अलग मज़ा है। आप मुझे ये बताएं, मैं जब आप लोग जाते हैं K2 की तरफ जाते हैं, किसी और पहाड़ी की तरफ जाते हैं और सर्दियों में जाते हैं,
खाने पीने का क्या एहतमाम होता है, क्या तरीका का? हमारी तरफ तो बैठ नहीं जाते कि हाँ भैया खा पी ले में वो जुड़ा के, कितना ख्याल रखना पड़ता है पहाड़ी पर चढ़ते हुए? अम्मी के पराठे नहीं मिलते ऑब्वियसली, लेकिन बाकी सारी चीजें जो कम ऑक्सीजन पराठे आती है, जो कम ऑक्सीजन पे जो भी चीजें पक सकती हैं वो हम लेके जाते हैं। नूडल्स लेके जाते हैं, चावल सब्जियां दालें लेके जाते हैं जो जल्दी पक सकें। और दूसरे हमारे पास बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स होता है, स्पेशली ड्राई एप्रिकॉट जो आपको हाइट सिकनेस नहीं होने देता। नट्स होते हैं, डेट्स होते हैं, एनर्जी बार्स होते हैं। पानी हमने बहुत ज़्यादा पीना होता है, और ठंड में भी जो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहाँ बाथरूम के चैलेंजेस बहुत होते हैं। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि बहुत सारे मसाइल, खासकर हम जितने भी हमारे लोग जाते हैं वो ये बात करते हैं कि ये कमियां बहुत सारी हैं, वॉशरूम ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। खासकर बाहर के जो लोग आते हैं वो भी ये गिला शिकवा करके जाते हैं। क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट इस पे फोकस ना होने की वजह क्या, और फोकस क्यों कितना ज़रूरी है? अब इंटरनेशनल, अब एवरेस्ट बेस कैंप या किसी भी माउंटेन लैंडमार्क में जाएं जो फेमस है माउंटेनियरिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, वहाँ पे प्रॉपर हट्स बने हुए हैं, वॉशरूम है, फैसिलिटीज़ है, रेस्क्यू बैकअप है। हमारे अगर आप आ जाए तो सबसे बड़ा कचरे का ढेर आपको कॉनकोर्डिया और ये जितने भी हमारे 8000 बेस कैंप्स हैं वहाँ पे नज़र आता है। वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, वॉशरूम की भी, कहीं वॉशरूम टेंट्स हैं, कहीं पे नहीं है। और कीपिंग इन माइंड कि हम इंटरनेशनल ऑडियंस को और अंग्रेज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं हम, और हमारे पास पोटेंशियल भी है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा ताकि हम उनको फैसिलिटेट कर सके, वो खुश होकर जाए और मजीद और लोग आए पाकिस्तान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है, मैं बिल्कुल यही चाह रहा था बात करना। एक तो आपने ये बताया कचरे के ढेर हैं, तो ये कचरे के ढेर लगाने वालों से क्या अपील करना चाहेंगे? ये पाकिस्तानी है जो लोग जाके गंद डालते हैं, या बाहर वाले आके भी उसी तरह कचरा फेंक रहे होते हैं? बाहर वाले इतने सेंसिबल हैं। मैंने बहुत सारे अपने इंटरनेशनल जो मेरे दोस्त हैं, एथलीट्स जो आए हैं पाकिस्तान में, और एक बहुत बड़ा नाम भी है, नेपाली भी अक्सर आते हैं, तो प्रॉपर क्लीन अप ड्राइव्स कराते हैं। बहुत अंग्रेज़ों ने K2 पे क्लीन अप ड्राइव्स कराई हैं, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक क्लाइंबर्स या पोर्टर्स हैं, स्पेशली जो लोकल हैं वहाँ के, या जो पंजाब से या हम नीचे सिटी से जाते हैं, वो एक्चुअली इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, या इस पे अगर कोई फ़ाइन हो जाए या कोई लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत बेहतर इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा समर, जब बात आती है किसी इलाके की, किसी तरफ हम जाते हैं, हमने बड़ी तारीफ़ें सुनी है खासकर इन इलाकों की, जिस तरफ नॉर्दर्न एरिया है। लोग कैसे आपने पाया, बाहर के जो लोग आते हैं उनके साथ भी आपकी मुलाकातें होती हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कितनी हेल्प करते हैं? हमारे सिर्फ पहाड़ों के लिए नहीं, क्योंकि खूबसूरती तो दुनिया में हर जगह है। मैंने काफ़ी अंग्रेज़ों से पूछा कि व्हाट ब्रिंग्स यू बैक टू पाकिस्तान, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि इट्स पीपल। हमारे लोगों की हॉस्पिटैलिटी, खुलूस, अपनी जान को ख़तरे में डाल के उनको बचाना, आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प करना, उनको गाइड करना, वो उन चीज़ों को उन इंटरनेशनल टूरिस्ट और गेस्ट को, क्लाइंबर्स को बहुत ज़्यादा कंफर्ट का इन्वायरमेंट देता है, और वही चीज़ उनको वापस लेकर आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नॉर्थ के स्पेशली लोग हैं बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटेबल हैं, उनके पास खुद कुछ ना भी हो लेकिन जितना भी हो वो ऑफर करते हैं मेहमानों को। ऑलराइट समर, थैंक यू सो मच फॉर इस्लामाबाद। बहुत अच्छी डिस्कशन रही आपसे, गुड टू सी यू। और ऑब्वियसली शी इज़ प्राउड पाकिस्तानी, और हम भी इन पे बहुत प्राउड है। बहुत सारे इस तरह के काम आप मजीद करती रहे, पाकिस्तान का अच्छा इमेज है वो उसको पोर्ट्रे करती रही। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। We are done with the show for today. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए टॉपिक, नए इश्यूज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।